आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत की। देखिए, फर्स्ट यूनिट भौतिक विज्ञान की मैं बता देता हूं। वैसे भौतिक विज्ञान की हमने 11th में पढ़ा कि बहुत सारी शाखाएं होती हैं भौतिक विज्ञान की। उनमें से एक शाखा स्थिर विद्युत की भी होती है। स्थिर विद्युत की में हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं और स्थिर आवेश से संबंधित जो भी घटनाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत की में। इसको हम टोटल 4 पार्ट में अध्ययन करेंगे, यानी कि इसको पढ़ने के लिए हमें 4 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। अलग अलग 4 भागों में इसका अध्ययन करेंगे, जिसका पहला भाग स्थिर विद्युत की का जो फर्स्ट पार्ट है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये इसका पहला भाग है। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में देखिए, मैं जनरली आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं कि क्या पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में हम आवेश का इतिहास पढ़ेंगे कि आवेश की खोज कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कितने प्रकार का आवेश होता है। कुछ थोड़ी बेसिक बातें जो नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, काफ़ी बोरिंग भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर जब ये नॉलेज होगा उसके बाद ही आगे का चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये बोरिंग बातें हमें पढ़नी ज़रूरी हैं। स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश और उससे संबंधित परिघटनाएँ पढ़ते हैं। फिर बात करें विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो आवेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं, उसकी खोज कहाँ हुई, कैसे हुई, कितने प्रकार का आवेश होता है। उसके बाद उससे संबंधित घटनाएं हैं, आवेश के से संबंधित घटना विद्युत क्षेत्र होती है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अलग अलग स्थितियों से विद्युत क्षेत्र ज्ञात भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है इसका विद्युत आवेश। तो देखिए, हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की खोज वर्तमान से लगभग 2600 साल पहले, यानी 2600 साल पहले, या हम यूँ कहें 600 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व में हुई थी। 600 ईसा पूर्व में ग्रीस नामक एक देश था और उसमें थेलस एक साइंटिस्ट पैदा हुआ था। थेलस नामक एक साइंटिस्ट पैदा हुआ था और उसने हमें विद्युत आवेश के बारे में बताया था। देखिए, उसने कैसे, किस आधार पे ये चीज़ें बताई हमें, उनके बारे में बात करेंगे। थेलस अपना कोई प्रयोग कर रहा था। वो प्रयोग कैसा था? उसने एम्बर नामक पदार्थ लिया। क्या लिया था उसने? एम्बर नामक एक पदार्थ लिया और उस पदार्थ को वो ऊन से रगड़ रहा था। किसको? एम्बर एक पदार्थ होता है जिसको वो ऊन से रगड़ रहा था। तो उसने क्या देखा कि एम्बर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर का व्यवहार बदल जाता है। कैसे बदलता है? देखिए, जब एम्बर ऊन से नहीं रगड़ा जाता है तो वो छोटे पदार्थ, वो छोटे कणों के प्रति उदासीन होता है, उसका कोई व्यवहार नहीं होता उनके साथ, मतलब निष्क्रिय रहता है। और जैसे ही उसको ऊन से रगड़ लिया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे धूल के कणों या छोटे छोटे पदार्थ के टुकड़ों को वो अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जब एम्बर को ऊन से रगड़ा गया तो एम्बर का व्यवहार बदल जाता है। तो ऐसा होने पर जो अपना थेलस नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया? ये थेलस एक वैज्ञानिक का नाम है और जो ग्रीस देश में पैदा हुआ था। तो थेलस ने क्या बताया? जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो एम्बर विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय हो जाता है, यानी कि इसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। एम्बर में क्या आ जाता है? छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या होता है? इसके लक्षण बदल जाते हैं एम्बर के। पहले तो ये निष्क्रिय रहता है छोटे टुकड़ों के साथ, छोटे पदार्थों के साथ, छोटे कणों के साथ, और जैसे ही इसको उनसे रगड़ लिया जाता है, इसके लक्षण बदल जाते हैं, इसके व्यवहार बदल जाता है। तो उस व्यवहार को, उस गुण को
उसी गुण को, एम्बर में जो गुण आया है रगड़ने से, उस गुण का ही नाम विद्युत आवेश रखा गया है। देखिए ये प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो। आपके पास ट्रांसपेरेंट पेन आता है जिसके आर पार आप देख सकते हो, प्लास्टिक जैसा एक पेन आता है, उसको अपने हेयर से, बालों से रगड़िए ज़ोर ज़ोर से। रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, आपके पास नोटबुक होगी, उस नोटबुक के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए और उन छोटे टुकड़ों को हाथ पे रख लीजिए और ऐसे पेन को, प्लास्टिक वाला पेन जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको ऐसे रगड़िए और कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाइए। देखिए क्या होगा, टुकड़े उस पेन के चिपक जाएंगे। अब उस पेन को रख दीजिए, दूसरा वैसा ही पेन लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार दिखता हो, उसको बिना रगड़े कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो वो कागज़ के टुकड़े उनके पेन के चिपक नहीं जाते। तो देखिए पेन जो था हमारा, उसका व्यवहार जब बालों से नहीं रगड़ा जाता है तो अलग व्यवहार था। कागज़ के टुकड़ों के साथ जैसे ही रगड़ लिया जाता है, बाल से रगड़ के कागज़ के पास ले जाते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो आकर्षित करने का गुण है पेन में, इसी गुण को विद्युत आवेश बोला जाता है। तो थैलस ने क्या बताया हमें? थैलस ने बताया कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनमें लाक्षणिक गुण आ जाता है, उसके लक्षण बदल जाते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, उसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। ये बात बताई थी थैलस ने। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के बाद में अगली बात करेंगे आवेश के प्रकार। नंबर 2, आवेश के प्रकार। देखिए अपन बात करें आवेश के प्रकार की, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश, क्योंकि आप 12th क्लास में हो गए, अब तक पढ़ते हुए आए हो। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आवेश के जो प्रकार हैं, इनकी खोज कैसे हुई थी, कैसे हमें पता चला था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश होता है। किसने इनको ऋणावेश नाम दिया, किसने इनको धन आवेश नाम दिया, ये बात आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आवेश के प्रकार आप सभी को पता है, 2 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। तो ये जो आवेश के प्रकार हैं, ये कैसे हमें ज्ञात हुआ और किसने हमें ये प्रकार बताए, इसके लिए हम एक प्रयोग करने वाले हैं। देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। आवेश के प्रकार पता लगाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम एक कांच की छड़ लेते हैं और उस छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। यहाँ हमारे पास एक रेशम का कपड़ा है। क्या है? रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ को पहले तो आप इससे रगड़िए। ये किसकी छड़ है? कांच की छड़। एक कांच की छड़ लोगे, उस छड़ को रेशम से रगड़ोगे, रगड़ने के बाद धागे से लटका दोगे। क्या करने वाले हैं हम? देखिए हमारे प्रयोग में हमने क्या लिया, एक कांच की छड़ ली। कांच की छड़, उसको रेशम से रगड़ने के बाद धागे से क्या कर दिया? लटका दिया। अब क्या करेंगे, एक और दूसरी छड़ लेंगे, एक दूसरी फिर से कांच की छड़ लेंगे और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ने वाले हैं। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद पहले वाली छड़ के निकट लेके जाएंगे। देखिए ये बात थी अपनी। पहले
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के लटका दिया, दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के उसके करीब लेके गए तो लटकी हुई छड़ क्या हो जाती है, दूर हट जाती है इससे, या जो हम पास लेके जाएंगे तो लटकी हुई छड़ इससे प्रतिकर्षित हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो यहाँ अपन बात करते हैं, यहाँ जो हमारे समझने वाली बात है वो ये है कि ये कांच की छड़ रेशम से रगड़ी हुई है, ये कांच की छड़ भी रेशम से रगड़ी हुई है। इसका मतलब इन दोनों छड़ों पर एक जैसा ही आवेश मौजूद है, इसीलिए ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। उसके बाद एक और घटना करते हैं, दूसरी बात। अब फर्स्ट पॉइंट तो हम क्लियर कर चुके हैं, प्रयोग का पहला पॉइंट, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के लटका दो, दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के पास लेके जाओ। तो हमने देखा कि लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है, यानी प्रतिकर्षित हो जाती है। अब नंबर 2 बात, अब की बार हमें क्या करना है, प्लास्टिक की छड़ लेनी है। 2 नंबर में हमें क्या करना है, प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल, या उसको सेमूर बोलते हैं, बिल्ली की स्किन से, बिल्ली की खाल से रगड़ना है। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो और लटका दो। किसको लटकाया है, प्लास्टिक की छड़ को। प्लास्टिक को क्या किया, लटका दिया। किससे रगड़ने के बाद, बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद प्लास्टिक की छड़ को लटका दिया। एक और दूसरी प्लास्टिक की छड़ ली, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा और लटकी हुई छड़ के करीब लेके आए। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक की छड़ है। बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद लटकी हुई छड़ के पास लेके आएंगे तो फिर ये जो छड़ें हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो पहले हमने देखा कांच की छड़ प्रतिकर्षित कर रही थी, दूसरी बार हमने देखा बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई प्लास्टिक की 2 छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो यहाँ जो बात थी वो निष्कर्ष ये निकला कि दोनों कांच की छड़ें रेशम से रगड़ी जाती हैं, इसलिए दोनों पर जो भी आवेश आया है वो एक जैसा आवेश है, एक ही प्रकृति का आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षित करती हैं। फिर बात करें प्लास्टिक की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो पहली छड़ पर भी जो आवेश है वही आवेश दूसरी छड़ पर है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले लेते हैं कांच की छड़ जिसको रेशम से रगड़ के यहाँ लटका देंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के यहाँ लटका देंगे। उसके बाद दूसरी छड़ लेंगे प्लास्टिक की छड़ जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे। प्लास्टिक की छड़ को किससे रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल से रगड़ के लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाएंगे तो दोनों छड़ एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। दोनों छड़ क्या कर देती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 2 अलग अलग प्रकार की छड़ें हैं और इनकी क्रिया भी अलग है, तो इन पे दोनों पे अलग प्रकार का आवेश आया होगा और इसी अलग प्रकार के आवेश के कारण, अलग प्रकार के आवेश के कारण दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो यहाँ जो अपने प्रयोग किए गए हैं उनमें देखा गया है कि जो एक जैसे आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी 2 कांच की छड़ों पे समान आवेश था इसलिए प्रतिकर्षण हुआ, उसके बाद 2 प्लास्टिक की छड़ों पर भी समान आवेश था इसलिए क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो यहाँ पे आवेश को क्या बोला गया, 2 नाम दिए गए। एक तो सहजातीय आवेश, सहजातीय मतलब एक जैसे आवेश, सहजातीय आवेश, और दूसरा नाम यहाँ दिया गया विजातीय आवेश। सहजातीय और
विजातीय आवेश। सहजातीय आवेश क्या था? दोनों कांच की छड़ों पे समान जाति का आवेश था, इसलिए उनमें प्रतिकर्षण हुआ। दोनों प्लास्टिक की छड़ों पर भी समान जाति का आवेश था, इसलिए प्रतिकर्षण हुआ। एक कांच की और एक प्लास्टिक की लेंगे तो हम देखते हैं आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब हुआ विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सहजातीय और विजातीय आवेशों के बाद में। एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये एक साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने सहजातीय और विजातीय आवेश की बजाय क्या कर दिया? ऋण आवेश और धनावेश नाम दिया। ऋणावेश और धनावेश नाम दिया। तो सबसे पहले सहजातीय और विजातीय दो ही प्रकार के आवेश माने जाते थे और वो प्लास्टिक और कांच की छड़ों का एक प्रयोग किया, उसके आधार पर हमें पता चले। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन आवेशों का नामकरण किया, ऋणावेश और धनावेश नाम दिया। उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी हम पदार्थ को ऐसे रगड़ें, जैसे देखो मेरे पास ये मार्कर है, डस्टर है, क्या रगड़ूंगा तो क्या ये आवेशित हो जाएंगे? जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ और रेशम दोनों आवेशित हो गई। प्लास्टिक और बिल्ली की खाल को रगड़ा तो दोनों आवेशित हो गए। तो क्या ये भी आवेशित होंगे? तो हमें पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे पेड़ लिए, बहुत सारे युग्म लिए, पदार्थों के युग्म लिया, उन दोनों को आपस में रगड़ रगड़ के देखा तो कुछ युग्म ऐसे थे, कुछ जोड़े ऐसे थे जो रगड़ने से आवेशित होते हैं। तो वो जोड़े क्या क्या थे, कौन कौन से थे, किसको किससे रगड़ा जाएगा और किस पर कौन सा आवेश आएगा, ये बात करते हैं हम। सबसे पहले कांच की छड़ की बात करते हैं। कांच को किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच पे धन आवेश आता है और रेशम पर ऋण आवेश होता है। क्योंकि अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का नामकरण कर दिया है, इसलिए कांच धनात्मक और रेशम ऋणात्मक आवेशित हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ऊन की बात करें या बिल्ली की खाल की बात करें। बिल्ली की खाल या ऊन की बात करें, इससे हम रगड़ने वाले हैं प्लास्टिक रगड़ो या एबोनाइट की छड़ होती है या एम्बर या रबड़। इनमें से किसी भी पदार्थ को हम ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये दोनों ही प्रकार के पदार्थ क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। हमें यहाँ देखना है कि ये धन आवेशित होता है और ये ऋण आवेशित होता है। तो ये था आज की क्लास की बात। छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। आवेश क्या होता है? पदार्थ का एक गुण होता है, लाक्षणिक गुण है। इस गुण के कारण पदार्थ अपना व्यवहार बदल लेता है। और एक छोटा सा प्रयोग किया हमने, दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ के पास लाए, प्रतिकर्षण हुआ। दो प्लास्टिक की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ के पास लाए, उनमें भी प्रतिकर्षण हुआ। यानी समान जाति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक कांच की छड़ लिया रेशम से रगड़ के, दूसरी प्लास्टिक की छड़ ली बिल्ली की खाल से रगड़ के पास लाए तो देखा उनमें आकर्षण हुआ। इसका मतलब विपरीत आवेश, विपरीत जाति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया? उनका नामकरण दिया और उसके बाद आपस में कुछ पेयर्स को रगड़ा जाता है, उनको आपस में रगड़ने से किस पर कौन सा आवेश आता है ये हमने बात की। किस पर धन आवेश आता है, किस पर ऋण आवेश आता है। बाकी की अगली क्लास में पढ़ेंगे हम।